नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो। सवाल तो पूछेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया है। माइक खामोश हो गए हैं। जनता किस किस तरह सजाएगी ताज और किसका होगा राज, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन नेताओं की बयानबाजी, वादों की बरसात और सियासी दांवपेच के बाद मैदान में जनता उतरने वाली है। गर्मी सियासत की है, लेकिन फैसला ठंडे दिमाग से होगा। ऐसे में चुनाव का सवाल है कि प्रचार खत्म, अब जनता की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। और चलिए इसी डिबेट शो पर आज हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविशंकर जी, आरजेडी प्रवक्ता, सुनील सेवक बीजेपी की तरफ से, और राजेश तिवारी जेडीयू प्रवक्ता, और राज छविराज कांग्रेस प्रवक्ता। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो आज का हमारा ये सवाल है कि अब जनता की बारी है। जनता अपने वोट की चोट से अपने मुद्दे को वास्तविकता में बदलेगी, या फिर इस बार सियासी तीर किसके निशाने पर जाएगा। चलिए इसी पर आज का हमारा डिबेट शो है। तो पहला सवाल हम कर लेते हैं जेडीयू प्रवक्ता राजेश तिवारी जी से। राजेश जी, 20 साल बिहार की जनता ने नीतीश जी को मौका दिया, अब बारी है जनता की उनको नंबर देने का। जो उन्होंने काम किया, जिसके बदौलत वो वोट मांगने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि इनाम देने का वक्त आ गया है। क्या उम्मीदें बंधी है बिहार की जनता से सरकार को, और इस चुनाव प्रचार में बिहार की जनता को कितना टटोल पाए आप लोग? निश्चय ही नवंबर 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा करते हैं, और बिहार को किस स्थिति में मिला बिहार, उनको ये हर कोई जानता है। और जिस बिहार को गड्ढे का बिहार, अंधकार का बिहार, अराजकता का बिहार, जंगल राज का बिहार, उस बिहार को निकाल करके आज सुशासन का राज, हर एक कोई ऐसा समाज का कोना नहीं है जो जहाँ पर विकास न दिखता हो। चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो या शिक्षा हो, सब क्षेत्र में आप देखिएगा बिहार तरक्की किया है। और निश्चय ही यही कारण है कि बिहार का महान जनता हमेशा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एकदम आशीर्वाद दिया है, और इन्हीं के बदौलत वो आज जो है उनको हर काम करने में सफल रहे हैं। और निश्चय ही 2025 से 30 के बीच में बिहार की महान जनता फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका देगी, उनके कार्य को देखते हुए मौका देगी। और जिस तरह से मौका परस्त विपक्ष है, जिस तरह से जुमलों का वो कर दिए हैं, जिस तरह से कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ सब्जबाग न दिखाए हो। आज भी देखिए कि ऐसा कोई है, आज भी वो सब्जबाग दिखाने के, सपना दिखाने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि धरातल पर कहीं नहीं है, इस चुनाव में वो कहीं नहीं है। इसके लिए वो बार बार अपना रूप बदल के अब उनका आपका चांद पर जमीन का टुकड़ा ही देना बचा हुआ है। धरती पर तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर वो झूठी घोषणा न कर चुके, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जनता हमको रिजेक्ट कर रही है। जनता कौन कितना पानी में, ये तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन सुनील सेवक जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना में आकर तो एक तरह से माहौल ही बदल दिया, माहौल बदलने की पूरी कोशिश भी हुई। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में बीजेपी एक बार फिर से पटना की जो भी विधानसभा सीटें हैं उन सब पर वापसी कर रही है, या फिर सिर्फ एक तरह से रोड शो किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक तरह से शो ऑफ करने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? पटना महानगर की 4 सीट आज से नहीं, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है। पटना महानगर की जनता पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्यार के साथ अपना मत भारतीय जनता पार्टी को करती है, जिसका प्रमाण एक लंबे समय से चला रहा है। मोदी जी का रोड शो आपने देखा कि कितना जानदार शानदार रहा। संपूर्ण बिहार, संपूर्ण भारत ने उसकी बड़ाई की। इतने लाजवाब ढंग से उस कार्यक्रम को किया गया, और जिसका इम्पैक्ट भी पहले भी पड़ा है और आज भी पड़ेगा। मोदी जी स्वाभाविक रूप से, वो कहावत है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नीतीश जी हैं तो निश्चय है। तो ये जो विश्वास की एक जमीन तैयार हुई है एनडीए के द्वारा, उस जमीन पर हर लोग खड़ा होना चाहता है, हर लोग उसी जमीन पर खड़ा होकर एनडीए को वोट देना चाहता है, और एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनाने के लिए पटना महानगर की जनता के साथ साथ बिहार की जनता तैयार है। सुनील सेवक जी, पटना की जनता के लिए पीएम मोदी का रोड शो आपके तरफ से किया गया, लेकिन ये खबरें सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि पटना वासियों के प्रत्याशियों का ख्याल आपने नहीं रखा। उधर दीघा में संजीव चौरसिया का खूब विरोध हो रहा है, इधर कुम्हार में जो आपने कैंडिडेट दिया है, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है, उनसे काफी नाराज हैं वो। तो दो जगहों पर लग रहा है कि क्योंकि वहां पर अब जनसुराज भी है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनौती कड़ी होने वाली है पटना में, ऐसा कुछ आपको? राजनीतिक रूप से बिहार की जनता बहुत जागृत है,
और पटना तो राजधानी है, यहाँ की जनता तो और 2 कदम आगे है। वो क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी? चारों के चारों विधायक मिलनसार, सब कुछ बढ़िया। और इस बार तो हम लोगों ने स्वाभाविक रूप से 2 युवाओं को भी मौका दिया है। नितिन जी खुद युवा हैं, संजीव जी खुद युवा हैं, यानी चारों के चारों जो हमारे कैंडिडेट हैं वो युवक हैं। स्वाभाविक रूप से युवाओं का जोश है, उनके जो पीछे के गार्जियन हैं उनका होश है, ये सब मिलके जिस तरह से पटना आगे बढ़ा है, पटना महानगर के चारों सीटें जिस तरह से हमेशा जनता ने दी है, इस बार भी वो देंगी। लगाएगी क्या वापस फिर से बीजेपी वापसी करती है पटना की विधानसभा सीटों पर? डॉक्टर रवि जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। रविशंकर जी, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र में जो बड़ा ऐलान किया है, उनके घोषणा की खूब चर्चा हो रही है। हर घर में हर युवाओं के जुबान पर उनका एक ही घोषणा जो ऐलान है वो जुबान पर है कि प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को नौकरी है। मतलब कि युवाओं को सब्ज बाग दिखाने की ये कोशिश है वाकई में, या फिर तेजस्वी यादव या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? कहाँ से इतनी नौकरी देंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है, या फिर तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट घोषित किए गए हैं उनका सपना सपना ही रहेगा युवाओं के साथ? ये तेजस्वी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के सामने है। 17 महीने जब वो उप मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां मिली, नियुक्ति पत्र बांटे गए, 4.5 लाख और पदों पे जो है परमानेंट किया गया। तो ये वो नौकरी मैन के नाम से बिहार के युवाओं में जाने जा रहे हैं, तो वो काम उनका दिखता है। ये जो घोषणाएं हैं ये एक्सपर्ट्स की राय से, सलाह मशवरा से और उसके बाद ये की गई हैं और इनका बिल्कुल कार्यान्वयन होगा। और भाई अब एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र में वो 1 करोड़ देंगे नौकरी रोजगार करके उन्होंने घोषणा किया है। तो अब ये सवाल तो उन पे भी बनता है। तो हम जब घोषणा करते हैं और हमें तो लगता है हमारी कई घोषणाओं की जो है कॉपी नहीं, लेकिन रविशंकर जी, आपको लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है? 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना और प्रत्येक परिवार के 1 लोगों को नौकरी देना, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कहीं तेजस्वी यादव बाद में पलट तो नहीं जाएंगे ना? जब कोई जब हमारी घोषणाएं हैं, हम जो घोषणा करते हैं उस पे पहले ही हमें तो मौका मिला नहीं। हमें जितना मौका मिला वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा क्लियर है, देखिए उसमें काम हुए कि नहीं। अब जब हम घोषणा करते हैं तो इस पे जो है सब लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं और एनडीए के घोषणा पत्र पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। आप कह रहे हैं कि भाई इसमें तो 1 ही करोड़ किया है। तो ये रिवेन्यू जनरेट होगा, नौकरी के अवसर पैदा किए जाएंगे और ये अर्थशास्त्रियों के, स्टैटिस्टिशियंस के और तमाम तरह के एक्सपर्ट के साथ परामर्श करके, सलाह मशवरा करके ये घोषणा की गई है। उस बात को समझते हुए तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई इसका भी वो उनके पास एक रोड मैप है और वो लोगों के बीच वो पेश कर देंगे। और उनको एक बात और मैं बोलूं, उन्होंने कहा है कि ये एक हम नियम बनाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है, जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। तो एक नियम बनेगा, विधानसभा से वो पास होगा कि भाई हर घर में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो जब कानून इस तरह का कोई आ जाएगा तो सरकार के ऊपर एक बाध्यता रहेगी कि जब भी नौकरी के अवसर पैदा हो तो उन परिवारों को बिल्कुल रवि जी, हमें भी इंतजार है 14 तारीख का कि वाकई में नतीजे क्या होते हैं और उसके बाद यहाँ नौकरियां नहीं है। पार्टियां, उम्मीद तो हम करते हैं कि चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टियों की सरकार बने, लेकिन जो चुनावी वादे हैं ना वो जरूर पूरे होने चाहिए, जनता से जो भी वादे किए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राज छविराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज छविराज जी, तेजस्वी यादव को तो काफी मान मनोबल के बाद आप लोगों में सीएम घोषित कर दिया, कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन क्या वाकई में जमीन पर ऐसा सब कुछ नजर आएगा? सहयोग रहेगा चुनाव के दौरान? क्योंकि देखा जा रहा है कि कई ऐसी भी सीटें हैं जहां आप लोगों के बीच जो बातें चली कि जो फ्रेंडली फाइट है वो चल रहा है। क्या जमीन पर सब कुछ ठीक है, या फिर मतलब कि ऐसे ही आप लोगों ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, या फिर दिल से भी आप लोगों ने माना ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बिहार में आरजेडी है, चाहे सत्ता में जेडीयू भले ही बैठी हो,
और इस बात को कांग्रेस अच्छे से समझ रही थी। इसलिए ये कहना कि आप लोगों ने मान मनौवल के बाद उनको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही एक्सेप्टेड हैं। रह गई बात कि आपके समय की घोषणा पर होने का मामला था, जब समय आता तब डिक्लेरेशन था। प्रेशर में आकर के, प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर के, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके, सत्ता पार्टी के दबाव में आके या मीडिया के दबाव में आके कब पार्टी को निर्णय लेना है, ये पार्टी का अपना विषय है। बहरहाल आ गई बात, चूंकि लगातार रोजगार पे बात चल रही है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात के लिए कि 14 नवंबर बाल दिवस के दिन पूरे बिहार का जो भविष्य है वो निर्धारण करने का मौका युवा के हाथ में जाएगा। युवा इसलिए कि सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या है बिहार में, पलायन समस्या है बिहार में, और उसका जड़ है शिक्षा। और शिक्षा को कहीं ना कहीं विगत 20 वर्षों में जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है, आप लोगों का लगातार निरंतर एक सवाल आ रहा है कि जब इतना परिवार एजुकेटेड है तो हर घर में नौकरी कैसे है। तो नौकरी की एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया अंतर्गत हर परिवार में बड़े या छोटे तर्ज पे, जिस तर्ज पे नौकरी सेट किया जा सकता है वैसे किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, चूंकि ये संशय का विषय इसलिए बना हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब उन्होंने आश्वासन दिया भारत की जनता को कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, तो 10 सालों में, 11 सालों में वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं संशय का दिखा। विषय जरूर है राजशबीराज जी, लेकिन ये सिर्फ राजनेताओं के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सीरियस मामला है, नौकरी और रोजगार। मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार और एक उम्र से ज्यादा, आप एक किसी चीज को गौर कीजिए कि जो बच्चा 19 साल में, 18 साल में ग्रेजुएशन कर सकता है, उसकी विडंबना को समझिए कि वो 23 साल में ग्रेजुएशन कर रहा है, नौकरी कहां से उम्मीद करेगा। तो उस गरीबी की, लाचारी की अवस्था में उसको पलायन करना होता है और नौकरी और घर के भरण पोषण के लिए उसको बाहर जाना होता है। तो जब नौकरी की बात तेजस्वी जी ने की है, महागठबंधन में किया गया है, तो आप इस बात को मान के चलें कि नरेंद्र मोदी जी की तरह यह बातें खोखली नहीं होंगी, यह धरातल पे होगी। ठीक है, वो भी देख लेंगे, लेकिन राजेश तिवारी जी, एक हमारा अहम सवाल ये भी है कि 20 साल लोगों ने आपको मौका दिया, फिर भी चुनाव प्रचार में देखा जा रहा है कि यानी कि हर एक दल चुनावी मैदान में जंगल राज का डर दिखाकर कहीं न कहीं लोगों को एक तरह से देखा जाए तो ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही कि उस वक्त का दौर क्या था। क्या लगता है कि आज के जो युवा, आज का जो जनरेशन है वो एक बदला हुआ जनरेशन है, एक जनरेशन कह सकते हैं कि बिहार में, पटना की अगर बात कर ली जाए तो 14 लाख नए वोटर हैं। आपको लगता है कि इन युवाओं के बीच में जंगल राज को कोई फैक्टर है, क्योंकि इन्हें तो नौकरी और रोजगार चाहिए, इसके अलावा इनसे मतलब नहीं है किसी और चीज से। देखिए, एकदम फैक्टर है, और ये फैक्टर कभी भी रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि देख लीजिए, जब तक आप अतीत को आप नहीं याद कीजिएगा, किसी का अतीत नहीं देखिएगा, उससे वर्तमान निर्धारण नहीं कर सकते। ये बताइए कि त्रेता युग में रावण का वध हुआ था, राम जी मारे थे, आज हम उनका पुतला क्यों हर साल विजयदशमी के दिन जलाते हैं? क्योंकि बुराई का प्रतीक था रावण, और हम बताते हैं कि किस तरह से बुराई का प्रतीक है और इससे हम कैसे उस बुराई से बचा जा सकता है। आज वही स्थिति है, जो जंगल राज यानी लालू परिवार जिस तरह से बुराई का प्रतीक रहा है, जिस तरह से 118 नरसंहार कराया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको क्षति पहुंचाया और सिर्फ अपने परिवार को बचाया। आप 20 साल पहले की याद दिला रहे, लेकिन बिहार की जनता, पटना की जनता अभी मोकामा में भी अब वो तस्वीरें देखी है, एकदम देखी, और ये भी देखी कि उसका क्या कारण रहा, उसके बाद किस तरह से साजिश के तहत फिर भी कानून अपना काम करके जो जिस पर आरोप लगा उनको सजा हुआ। लेकिन आज देखिए, यही रीतिलाल यादव जो आज भागलपुर के जेल में बंद है, इतने दुर्दांत अपराधी है, किस तरह से राष्ट्रीय राजद के प्रमुख जाकर के प्रचार कर रहे हैं, ये आप देखिए। और हकीकत क्या है कि जिस पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन किस चीज का है? पलायन तो सबसे बड़ी बात है जिसके माता भी मुख्यमंत्री रहे, पिता भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी सिर्फ 9वीं तक पढ़ाई की है, वो भी बिहार में नहीं पढ़ाई की है। ये स्थिति था उनकी कि 9वीं तक भी पढ़ाई बिहार में नहीं होता था ठीक से, इसलिए दिल्ली के आर के पुरम में पढ़े, ये है। और आज जो स्थिति हुआ, छोड़ दीजिए ना पलायन, देश बिहार के पलायन, इनके समय में ये स्थिति था, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे गया हो, चाहे अब जहानाबाद हो, जमुई हो, वहां से लोग पलायन कर करके आके शहर में बसते थे। ठीक है ना, तो अभी सभी पार्टियों ने पलायन का मुद्दा रखा है, ये जानकर खुशी हुई कि पलायन का मुद्दा है, और पलायन वाकई में एक मुद्दा ही बना रहेगा। को किडनैपिंग हो जाएगा, इसके लिए बहुत ही बड़ा विषय है युवाओं के लिए भी। डॉक्टर रविशंकर जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि
तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की है और जिस तरह वो ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया है कि 14 नवंबर को उनकी सरकार आएगी और 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये भी आएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट उन जीविका दीदियों के लिए जिन्हें नीतीश कुमार जी ने बनाया है। ये दिख रहा है ग्राउंड पे कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। और 20 साल में आप देखें तो जो विकास के सारे पैमानों पे बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे है। कानून व्यवस्था की हालत क्या है, ये आप बहुत पुराने समय में जाके एक सेट किया गया, एक गढ़ा हुआ एक नैरेटिव जो सामाजिक न्याय का काल था, उसको आप जंगल राज लोग बोल देते हैं। ठीक है, सबको आरोप लगाने का हक है, लेकिन आप 20 सालों में आंकड़े उठाएं, 22-23 वाला आंकड़ा देखें एनसीआरबी का, भाई आपके 20 साल में 70,000 हत्याएं होती हैं। किडनैपिंग के केसेस हैं, भू माफिया, लैंड माफिया, अवैध शराब माफिया। अभी हर दिन तो कुछ न कुछ तेजस्वी जी को क्राइम बुलेटिन जारी करना पड़ा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही थी, इसको लेके जनता को अवेयर करने के लिए औसतन 9 से 10 हत्या बिहार में पिछले 20 साल में हुई है। और ये जो हत्याएं, क्या हत्या ही जैसे एक तरह का इंडस्ट्री बन गया हो। और आप कहते हो कि संगठित अपराध नहीं है, मैं कहता हूँ कि आपने शराब बंद कराया बिहार में, लेकिन वहाँ तो घर घर शराब उपलब्ध हो जा रहा है, या हर गांव में बेचने वाले, हर शहर में बेचने वाले हैं। तो पड़ोस के राज्यों से बिना संगठित हुए या बिना साठ प्रवक्ता महोदय, राजद का अकाउंट चेक किए हैं कि अगर जिस प्रदेश में शराबबंदी है उस प्रदेश के विपक्ष के जो दल है उसमें कैसे शराब कंपनी जो है 37 करोड़ चंदा दे देती है। गुजरात का और हरियाणा का कंपनी कैसे चंदा दे देती है जिस प्रदेश में सरकार बंदी किए हुए है, और उसके बाद शराब कंपनी चंदा दे रही है राजद के अकाउंट में, वो भी चेक से। थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि कहाँ से आ जा रहा है ये, क्योंकि आप लोग शराब सप्लाई करवा रहे हैं, घर घर आप लोग पहुंचवा रहे हैं, ये स्थिति है। नहीं तो क्यों शराब कंपनी आपको चंदा देगी? थोड़ा सा इस पर भी बोल दीजिए। अरे आप ही बोल लो, क्यों बीच में आप झूठ फैला रहे हैं, तो इसलिए हमारा कहना क्या झूठ फैला रहा हूँ कि आप इस पर भी बोल दीजिए कि जो बंद है तो उसको बता दीजिए जनता को। चलिए, तो चुनाव का दौर है और महज सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा, ऐसे में चुनावी वादे और चुनावी घोषणाएं जनता से जो नेताओं ने किए हैं, जो राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं, उम्मीद यही करते हैं कि पार्टियां चाहे जो भी सरकार में आए वो जनता के से किए हुए वादे, उन वादों को पूरा जरूर करें। फिलहाल हमारे समय में और हमारे इस डिबेट शो में जुड़ने के लिए डॉक्टर रविशंकर जी आपका, सुनील सेवक जी आपका, और राजेश तिवारी जी आपका, और राजशबीराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इस डिबेट शो में आने के लिए आपका। फिलहाल न्यूज़ यहाँ पर खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आपका कशिश न्यूज़। नमस्कार।